Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 3 of our pharma MRP, that is must remember point for the NORCET exam for the pharma's topic, right? So in the previous two videos हमने already बहुत सारे important drugs of pharma हमने discuss कर लिए हैं and today हम थोड़े और drug जो important drug है for NORCET में जो आ सकते हैं important point, the important side effects है ना, वो सारे हम discuss करेंगे, right? So start करते हैं first, that is thrombolytics. सो थ्रोम्बोलिटिक्स मीन्स इट इज फिब्रिनोलिटिक्स. सो ये बेसिकली क्या करते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स मतलब कि थ्रोम्बस को ब्रेक कर देते हैं, मतलब कि जो थ्रोम्बस ऑलरेडी फॉर्म्ड हो गए हैं ना उसको ब्रेक कर देते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. सो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ना जो हमारा प्लाज्मिनोजेन है, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. सो प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया और ये प्लाज्मिन क्या करेगा, ये प्लाज्मिन जो ऑलरेडी जो फिब्रिन है ना, जो क्लॉट्स फॉर्म हो गए, जो फिब्रिन है, जो फिब्रिनोजेन है, उसको डिसोल्यूट्स कर देता है, डिसॉल्व कर देता है. सो ऑलरेडी क्लॉट जो फॉर्म हो चुके हैं उसको डिसॉल्व कर देता है. दैट्स द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोलिटिक्स और फिब्रिनोलिटिक्स, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक एक्यूट एसटी एलिवेशन एमआई. तो कोई भी लाइक अगर कोरोनरी आर्टरी के ब्रांच में अगर ऑलरेडी थ्रोम्बस फॉर्म्ड है, यहाँ पे स्टक है, सो ये जो ड्रग्स है ये क्या करेगा, इस क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देगा. तो जैसे कि इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया, एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया, सो इन दैट केस ऑल्सो, एंड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो इन कंडीशन में हम थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स यूज करते हैं. इसमें क्या क्या ड्रग्स होते हैं, इसमें होते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द ओल्डर वन, नाउअडेज इतना यूज नहीं करते हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, एल्टीप्लेज हो गया, एल्टीप्लेज हो गया है ना, रेटिप्लेज हो गया, रेटिप्लेज हो गया, ठीक है, टेनेक्टिप्लेज हो गया. सो ये सारे ड्रग हैं, ये सारे ड्रग हैं जो एज अ थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट्स यूज किया जाता है थ्रोम्बोलाइसिस के लिए, थ्रोम्बोलाइसिस के लिए, थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने के लिए, राइट. सो द थिंग इज दैट कि थ्रोम्बोलिटिक्स कब 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 कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कब कब हम नहीं दे सकते हैं. सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट जो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस में, वो देंगे आपको एंड आपको पता होना चाहिए. सो लाइक अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रखी है, अगर एक्टिव जीआई ब्लीड हो रखा है, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हो रखा है, लाइक जो स्ट्रोक है वो बिकॉज ऑफ हेमरेज की वजह से है, एंड इन दैट कंडीशन अगर आप थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स दोगे तो क्या होगा, और ज्यादा हेमरेज हो जाएगा, तो और लाइक बड़ा वाला स्ट्रोक हो सकता है ना. रिसेंट मेजर सर्जरी हुई हो, लाइक विद इन 1 to 2 वीक अगर कोई बड़ी सी सर्जरी हो रखी हो, या फिर सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, लाइक मोर देन 210 बाई 120 है ना, लाइक मोर देन 180 बाई 100. सो इससे ज्यादा अनकंट्रोल्ड बीपी है. सो इन दैट केस थ्रोम्बोलिटिक्स जो ड्रग होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है ना. इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर हम थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग देते हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. फर्स्ट द मोस्ट कॉमन, दैट इज ब्लीडिंग होने के चांसेस है. तो ब्रेन में ब्लीड हो सकता है, जीआई ब्लीड हो सकता है, कहीं पे भी ब्लीड हो सकता है, प्लस इंट्राक्रेनियल हेमरेज. सो ये दो हमारे कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सपोज कोई पेशेंट है एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक का, है ना, वो विद इन लाइक विंडो पीरियड में आ गया है, एंड लाइक विद इन 4.5 आवर्स में वो पेशेंट आ गया है एंड उसको हमने थ्रोम्बोलाइज कर दिया है ना. यू आर लाइक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक. सो हमने उसको थ्रोम्बोलाइज किया विथ टेनेक्टिव प्लेस, एंड सो जब हम उसको टेनेक्टिव प्लेस से हमने उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एटलीस्ट 24 आवर तक हम कुछ भी इन्वेजिव प्रोसीजर हम नहीं करते हैं. कुछ भी इन्वेजिव प्रोसीजर हो गया, जैसे कि राइल्स ट्यूब इंसर्शन हो गया, फॉलीज ट्यूब इंसर्शन हो गया, है ना, कुछ भी लाइक कैनुलाज हो गया, आईवी लाइन हो गया, है ना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया. सो ये सब कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ये हमें नहीं करना होता है फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, क्योंकि ब्लीड बहुत ज्यादा हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है ना. सो अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि कोई स्ट्रोक का पेशेंट आया है, सस्पेक्ट करते हैं कि इनको लाइक राइल्स ट्यूब डालना है, फॉलीज डालना है ना, कैनुला डालना है, तो सब कुछ हम थ्रोम्बोलाइसिस से पहले पहले फटाफट डाल देते हैं, सो दैट विद इन 24 आवर्स में एटलीस्ट हम ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि करोगे तो ब्लीड बहुत गंदा वाला हो जाएगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग दिया, उसका एंटीडोट क्या होता है, उसका एंटीडोट होता है aminocaproic acid. So that's all the important point that you have to remember regarding thrombolytics or fibrinolytics drug, right. So
आई थिंक इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते हैं, इसी में से आपसे पूछेंगे एंड बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है। थ्रोम्बोलिटिक्स है तो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पेशेंट को करना अच्छे से, ब्लीड के लिए हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, ठीक है ना। देन सेकेंड हमारा ड्रग है एंटी प्लेटलेट्स। तो ना 3 ड्रग्स होते हैं, एक होते हैं हमारे एंटी कोएगुलेंट, सेकेंड होता है एंटी थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग, थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग जो हमने अभी पढ़ा, एंड थर्ड है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। सो ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, इन तीनों में कौन कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड द कॉमन थिंग कि ये जब तीनों ड्रग्स जब पेशेंट को चलता है, इनमें से तीनों में कोई सा भी ड्रग चलेगा तो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो एंटी प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट एंटी प्लेटलेट्स, सो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से प्रिवेंट करते हैं। सो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से प्रिवेंट करेगा, सो क्या करेगा, ब्लीडिंग टाइम क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, राइट। सो प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, सो इट इंक्रीज द ब्लीडिंग टाइम। एंड इसमें कौन कौन से ड्रग है, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, अभी सिक्सीमैब हो गया, डाइपाइरिडामोल हो गया। सो ये सारे ड्रग्स एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है, ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है, जीआई ब्लीड हो सकता है, यूरिन से ब्लीडिंग हो सकता है ना। सो ब्लीडिंग के लिए हमें पेशेंट को प्रॉपर ऑब्जर्व करना है, उसके अलावा ब्रूजिंग भी हो सकती है ना। सो ये हमारे साइड इफेक्ट होते हैं ऑफ एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की एस्पिरिन, सो एस्पिरिन का साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू आता है। सो एस्पिरिन का साइड इफेक्ट क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्राइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड वन इज रीज सिंड्रोम। रीज सिंड्रोम से एमसीक्यू आ रखा है कि रीज सिंड्रोम बेसिकली किसमें होता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन हैविंग वायरल इन्फेक्शन। अगर चिल्ड्रन को वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, लाइक वेरिसेला, चिकन पॉक्स है ना, सो इन दैट केस रीज सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। अगर चिल्ड्रन को वायरल इन्फेक्शन है एंड आपने उसको एस्पिरिन दे दिया तो क्या होगा, रीज सिंड्रोम देखने को मिलेगा। मतलब कि क्या होगा, जो लीवर है, लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, है ना। सो एक्यूट लीवर फेलियर भी हो सकता है, प्लस ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो लीवर फेलियर, लीवर एंड ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो एनकेफेलोपैथी और एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है। सो दैट इज द रीज सिंड्रोम, ठीक है। उसके अलावा टिनाइटस भी देखने को मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन। एंड ब्लीडिंग, ऑफ कोर्स एंटीप्लेटलेट है तो ब्लीडिंग तो होगा ही होगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग एस्पिरिन, ठीक है ना। एक बच्चे का डाउट आया था कि हमें ड्रग्स के नेम याद नहीं होते हैं, सो लाइक कैसे याद करना है। सो देखो, एक बार में तो याद नहीं होगा, आप बार बार जब याद करोगे, बार बार बोलोगे, जैसे कि हम बचपन में 1 to 100 तक काउंटिंग बार बार लिखते थे, बार बार लिखते थे, तो हमें याद हो गया ना। ऐसे ही बार बार, फार्मा इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, आई नो, है ना, फार्मा डिफिकल्ट है, बट इसको बार बार आप लिखोगे, बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, कमिंग टू, हाँ, ये एक बेसिक डिफरेंस मुझे बताना था, एंटी कोएगुलेंट। सो एंटी कोएगुलेंट क्या करता है, इट स्टॉप द फर्दर क्लॉटिंग। जो क्लॉट ऑलरेडी फॉर्म्ड हो गए हैं उसको कौन डिसॉल्व करेगा, उसको डिसॉल्व करेगा थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग, है ना। सो डिसॉल्व द फॉर्म्ड क्लॉट, जो ऑलरेडी क्लॉट फॉर्म्ड हो गए उसको डिसॉल्व करेगा थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स, दैट इज टेनेक्टिप्लेज, एल्टिप्लेज, रिटिप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। एंड जो क्लॉट को फर्दर बनने से रोकेगा, दैट इज एंटी कोएगुलेंट, है ना। जैसे कि हमारे लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन हो गया, वारफरीन हो गया, है ना, हिपैरिन हो गया, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस फर्स्ट पार्ट 1 में पढ़ाया था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वारफरीन एंड हिपैरिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया। तो प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। और एंटीप्लेटलेट क्या है, स्टॉप द प्लेटलेट एग्रीगेशन, सो ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देगा, दैट इज एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, है ना, एबिसिक्सिमेब हो गया। तो ये सारे हमारे एंटीप्लेटलेट्स ड्रग है। सो ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। कमिंग टू द ओपियोइड्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओपियोइड्स बेसिकली हम कब यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि माइल्ड पेन है तो आपने यूज कर लिया, इट इज वेरी लाइक अगर पेशेंट को 8/10, 9/10, 7/10 ऑफ लाइक आउट ऑफ 10 में अगर पेशेंट को हम स्केल के लिए बोलते हैं तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे 8/10, 9/10 पेन हो रहा है। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, ओपियोइड्स यूज करते हैं। सो लाइक मॉडरेट टू सीवियर पेन में ओपियोइड्स दिया जाता है। एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर सिडेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। सो जैसे इसमें क्या क्या ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया, मिथाडोन हो गया, है ना, हीरोइन हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स है, ये सारे स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स है। उसके अलावा ट्रेमाडोल, कोडीन, ये थोड़े वीक
ओपियोइड्स है, ठीक है ना। सो मॉर्फिन एज यू नो, जब मैंने आपको एमआई पढ़ाया था, है ना, पल्मोनरी एडिमा पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि एमआई का पेन कितना गंदा सीवियर वाला होता है ना। सो इन एक्यूट एमआई हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, सो मॉर्फिन यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कोडीन जो है ना, जो हमारे कफ सप्रेशन एज अ कफ सप्रेशन की तरह एक्ट करता है, तो जो हमारे जो कफ सिरप होते हैं ना, उसमें कोडीन होता है, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद करना है ओपियोइड्स के रिगार्डिंग, दैट इज द साइड इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने पेशेंट को ओपियोइड्स दे रहे हो तो आपको रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन प्रॉपर मॉनिटर करना है। अगर रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 पर मिनट है तो आपको विथहोल्ड करना है एंड इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, नहीं देना है ड्रग्स, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, सिडेशन करता है, ये कॉन्स्टिपेशन भी करता है ना, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, मायोसिस हो गया, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे साइड इफेक्ट्स है, ठीक है ना। एंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, लाइक अगर ड्रग एकदम ओवरडोज हो जाएगा तो क्या हो सकता है। सो ओवरडोज में पेशेंट को क्या साइन देखने को मिल सकता है, ओवरडोज में पेशेंट को साइन देखने को मिल सकता है पिन पॉइंट प्यूपिल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड इवन कोमा। सो दैट इज द ओवरडोज साइड इफेक्ट। सो पिन पॉइंट प्यूपिल और मायोसिस कब कब देखने को मिलता है, एक तो हमारा ओपियोइड्स ओवरडोज में, ओपियोइड्स पॉइजनिंग में, सेकेंड हमारा कार्बामेट्स या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी देखने को मिलता है, एंड एक हमारा है पोंटाइन हेमरेज। सो इन कंडीशन में पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओपियोइड्स का एंटीडोट क्या है, ओपियोइड्स का एंटीडोट बच्चे सबको पता है, दैट इज नैलोक्सोन। नैलोक्सोन इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड्स, ठीक है। देन अगर ओपियोइड्स पेशेंट ले रहा है एंड लाइक मॉर्फिन हो गया है ना, हीरोइन हो गया, पेशेंट को लत लग जाती है इसकी, है ना, तो अगर एकदम से छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो ओपियोइड्स का क्या विड्रॉल होता है, विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होता है स्वेटिंग हो गया, डायलेटेड प्यूपिल हो गया, डायरिया हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, ये सारे हमारे विड्रॉल सिम्टम्स है ऑफ ओपियोइड्स, ठीक है ना। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ओपियोइड्स के बारे में पता होना चाहिए। सो लाइक मैं ट्राई करती हूँ कि एक ही स्लाइड में सारी चीजें रख दूं सो दैट आपको याद करने में इजी होगा, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट ड्रग दैट इज फेनिटोइन। फेनिटोइन का साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनिटोइन का साइड इफेक्ट एज यू नो, फेनिटोइन को हम एज अ एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग की तरह यूज करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग, है ना। सो फेनिटोइन का साइड इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइड इफेक्ट्स में क्या क्या होता है, जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया, बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म यूज करने पे जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है। उसके अलावा हिरस्यूटिज्म मतलब कि हेयर ऑन द फेस, हिरस्यूटिज्म हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, सो ऑस्टियोमलेसिया के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाइपर सेंसिटिविटी एंड इवन हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट भी देखने को मिल सकता है ना। सो ये H4 याद कर लेना, हिरस्यूटिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपरट्रॉफी, ठीक है। उसके अलावा निस्टैगमस दैट इज द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल हो गया, अटेक्सिया दैट इज द इनकोऑर्डिनेशन, है ना, रैशेस देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो फेनिटोइन क्या करता है, इट डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो अनीमिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ड्रग है फेनिटोइन जो है दैट इज टेराटोजेनिक ड्रग। तो जो मदर प्रेग्नेंट है उसमें हम ये ड्रग नहीं देते हैं बिकॉज इट विल लीड टू फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, दैट इज क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी कर सकते हैं। सो इट इज अ टेराटोजेनिक ड्रग एंड इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके साइड इफेक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है ना। सो जैसे हमने लिथियम पढ़ा था, मैग्नीशियम पढ़ा था, डिजॉक्सिन पढ़ा था, उसका एक थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन करना होता है, राइट। ऐसे ही फेनिटोइन का भी एक थेराप्यूटिक लेवल है, दैट इज 10 to 20 microgram per ml, that is the therapeutic level. Therapeutic level of phenytoin is 10 to 20 microgram per ml. अगर more than 20 microgram per ml होगा तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। टॉक्सिसिटी में क्या होगा, टॉक्सिसिटी में होगा निस्टैगमिस, फर्स्ट साइन आपको निस्टैगमिस देखने को मिलेगा। उसके अलावा अटैक्सिया, स्लर स्पीच एंड इवन अगर बहुत ज्यादा हो गया, आपने ड्रग को विथहोल्ड नहीं किया तो कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, ठीक है ना। सो दैट्स द टॉक्सिसिटी साइन, ठीक है। देन एक एमसीक्यू आया था आई थिंक नॉर्सेट 4 और 5 में कि जो फेनिटोइन है उसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं और कैसे देते हैं। सो फेनिटोइन को हमेशा 0.9% NS में डिसॉल्व करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी डेक्सट्रोज में डिसॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो 0.9% नॉर्मल सलाइन में डिसॉल्व करना है एंड इसको इंट्रावीनस स्लोली देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक आपने एकदम पुश कर दिया, स्लोली देते हैं, लाइक
आपको मैक्सिमम 50 mg पर मिनट से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, पेशेंट को डिसरिथमियाज और अरिथमियाज हो सकता है, और इवन पर्पल ग्लब सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। सो पर्पल ग्लब सिंड्रोम क्या होता है कि जिस साइड पे आपने लाइक यहाँ पे आपने इंजेक्शन दिया तो यहाँ पे पर्पलिश कलर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो पर्पलिश कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन में। सो दैट इज द पर्पल ग्लब सिंड्रोम, हाइपोटेंशन, डिसरिथमिया। सो इसलिए इसको हम आईवी स्लोली देते हैं इन विद डाइल्यूशन इन 0.9% नॉर्मल सलाइन, ठीक है ना। सो दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फेनिटोइन यू हैव टू रिमेंबर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द drug of choice for status epilepticus. So first of all, before proceeding the drug of choice, मैं आपको important point यहाँ पे बता दूं कि जो पहले हमारा earlier definition था status epilepticus का, वो अब modify हो गया है। तो जो हमारा modern, जो अभी हमारा जो recent जो guidelines के according जो हमारा status epilepticus का जो definition है वो change हो गया है। अब वो क्या है? that is दो definition है, T5 याद करो और T10। T5 T10 का मतलब क्या है? T5 T10 का मतलब है कि अगर GTCS दैट इज द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, GTCS अगर 5 मिनट मोर देन और इक्वल टू 5 मिनट हो, या फिर फोकल सीजर और अब्सेंस सीजर 10 मिनट या फिर मोर देन 10 मिनट का हो, तो उसको हम बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। मतलब कि पहले का जो डेफिनेशन 30 मिनट्स वाला था ना, वो अब कम कर दिया है। मतलब कि इतनी देर तक हमें वेट नहीं करना, अब हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है सो दैट ज्यादा ब्रेन में डैमेज ना हो। सो ना जो अब डेफिनेशन हो गया दैट इज T5 और T10, दैट इज द GTCS इज मोर देन और इक्वल टू 5 मिनट, और अगर फोकल सीजर और अब्सेंस सीजर मोर देन 10 मिनट और इक्वल टू 10 मिनट है तो उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में काउंट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब भी ऐसा कुछ भी इमरजेंसी होगा तो ABC इज आवर प्रायोरिटी, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इज आवर प्रायोरिटी। एंड ड्यूरिंग सीजर, ड्यूरिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस पेशेंट अगर GTCS वाले फेस में है तो उस टाइम हमें सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन देना है, दैट इज द रिकवरी पोजीशन, दैट इज द लेटरल पोजीशन पेशेंट को देना है सो दैट एस्पिरेट ना हो। अगर आपको लगता है पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड है, सैचुरेशन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन देना है, एंड अगर सक्शन की नीड है तो सक्शन करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो ABC पोजीशन, ऑक्सीजन, सक्शन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन कमिंग टू द ड्रग, तो ड्रग में क्या देते हैं? सो द फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या है? फर्स्ट लाइन थेरेपी है लोराजिपैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोराजिपैम इंट्रावीनस, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन थेरेपी लोराजिपैम, ठीक है। लोराजिपैम और डाइजिपैम, डाइजिपैम जो है हम रेक्टल भी दे सकते हैं और इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। बट लेट सपोज पेशेंट को IV लाइन नहीं है एंड पेशेंट जो है वो GTCS फेस में, तो क्या आप IV लाइन लगाने लगोगे? नहीं ना। तो आप क्या दोगे? आप मिडाजोलम दे सकते हो। मिडाजोलम हम IV भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। सो लोराजिपैम इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी, फर्स्ट चॉइस। उसके अलावा आप डाइजिपैम और मिडाजोलम भी दे सकते हो। सो सारे बेंजोडाइजिपिन जो है ना, बेंजोडाइजिपिन जो है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी है। उसके बाद इन द मेंटेनेंस फेस में, क्योंकि पेशेंट को फिर से रिकरेंट सीजर ना आए तो हम मेंटेनेंस थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। सो मेंटेनेंस में सेकंड लाइन थेरेपी क्या होगा? सेकंड लाइन थेरेपी इज द मेंटेनेंस थेरेपी। सो उसमें लाइक फेनिटोइन फर्स्ट चॉइस होगा, फेनिटोइन हो गया, लेविट्रिसिटम हो गया, वेलप्रेट हो गया। सो ये हमारे चॉइस होंगे, ठीक है ना। ओके बट अगर GTCS अगर आए, ये तो हमारे स्टेटस एपिलेप्टिकस का था। अगर GTCS का पेशेंट हो तो उसमें मेंटेनेंस थेरेपी क्या होगा? दैट इज द सोडियम वेलप्रेट, ठीक है ना। बट अगर लेट सपोज अगर कोई मदर को ये सीजर आ रहा है, मदर को GTCS आ रहा है, मदर को स्टेटस एपिलेप्टिकस में है, तो इन दैट केस जो फेनिटोइन है, वेलप्रेट है, वो क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये थ्रेटोजेनिक ड्रग्स है ना। सो हम इन प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सा ड्रग, द सेफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है? दैट इज लेविट्रिसिटम एंड लेमोट्रिजिन, 2L, लेमोट्रिजिन एंड लेविट्रिसिटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये कुछ पॉइंट आपको रिगार्डिंग एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स के बारे में याद करना है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है।